नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए होम साइंस सेकेंड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है साबुन एवं अपमार्जक। साबुन वैसे सभी जानते हैं कि जो कि धोने एवं नहाने के काम में लिए जाते हैं, जैसे कि बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए और शरीर की सफाई के लिए। तो अब ये साबुन बनता कैसे है, किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि साबुन की खोज कैसे हुई थी। तो अगर देखा जाए साबुन की खोज किसी कारणवश नहीं की गई थी। ये एक अचानक होने वाला ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक एकदम ये चीज़ हो गई थी या घटना के रूप में सामने आई थी। इसमें ऐसा हुआ था कि अचानक से खाना बनाते हुए जो वसा होती है उसके अंदर जो लकड़ी की राख होती है वो गिर गई थी और उनके मिलने के कारण वहाँ पर दोनों के आपस में मिलने के कारण जो एक पदार्थ बना, उस पदार्थ में जैसे कि झाग उत्पन्न होने वाले गुण देखे गए, तो उसके आधार पर साबुन का निर्माण किया गया। यानी कि ये वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो किसी कारणवश इसको बनाया नहीं गया था, ये घटना हुई थी और उसी घटना के सामने आने के पश्चात इसको एक रूप देकर साबुन में बदला गया। जो लकड़ी की राख होती है उसके अंदर कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम है, फास्फोरस है, नाइट्रेट है एवं हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो तत्व होते हैं ये सभी क्षार होते हैं और क्षारीय पदार्थों में हमेशा स्वच्छता का एक गुण पाया जाता है, जो कि वसा के साथ मिलाने पर साबुन में बदल जाते हैं। अब अगर देखा जाए साबुन की परिभाषा जिसको समझे हम, तो वसीय अम्लों के जो लवण होते हैं उनको कहा जाता है साबुन। यानी कि वसा और जो क्षार है, लवण यानी कि क्षार, जिसमें वसा और क्षार दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो नया पदार्थ बनेगा उसको कहा जाएगा साबुन। यानी कि वसा प्लस क्षार यानी कि लवण, इनके निर्माण से बनता है यहाँ पर साबुन। अब साबुन निर्माण में किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, उन तत्वों के बारे में आज पढ़ेंगे। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि साबुन का संगठन किसके आधार पर बना हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है साबुन के निर्माण में वो हो जाएगी यहाँ पर क्षार। क्षार वैसे लकड़ी के अंदर हमने पढ़ा कि उसमें जैसे कि सोडियम, फास्फोरस, नाइट्रेट और हाइड्रोक्साइड होते हैं, वैसे ही साबुन निर्माण के लिए एक क्षार का उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकांश सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार रहती है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह साबुन को नरम और ज़्यादा प्रभावी बनाती है। यानी कि जो साबुन होगा उसमें स्वच्छक गुण अच्छा पाया जाएगा, आसानी से कपड़ों पर से दाग धब्बे निकालने में आसानी रहेगी। साथ ही ये जो पदार्थ रहता है नरम होता है, जल में आसानी से घुल भी जाता है। कई बार इसके स्थान पर कास्टिक सोडा जो रहता है उसका भी उपयोग किया जाता है। कास्टिक सोडे के अंदर अगर देखा जाए तो एक गुण पाया जाता है, यानी कि स्वच्छक गुण पाया जाता है, पानी में अच्छे से घुल जाता है, झाग अत्यंत उत्पन्न करता है। यानी कि झाग ज़्यादा उत्पन्न होने से वस्त्रों के ऊपर से दाग धब्बों को निकालने में आसानी रहती है और उनकी सफाई भी अच्छे से हो जाती है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है वसा। वसा के लिए दो तरह की वसा काम में ली जाती है, एक हो जाती है वनस्पतिज और दूसरी हो जाती है जांतव। वनस्पतिज के लिए जैसे महुआ का तेल है, जैतून हो गया, नारियल है और उसके अलावा सरसों आदि जो तेल हैं उनका उपयोग काम में लिया जा सकता है। और जांतव रेशा के जांतव जो वसा रहती है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो टेलो नाम की जो एक वसा रहती है उसको काम में लिया जाता है। उसके अलावा एक लाड़ वसा रहती है उसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो होते हैं कभी कभी वनस्पति वसा के स्थान पर अगर देखा जाए पैराफिन का भी उपयोग किया जाता है। जो ये पैराफिन रहता है ये कई बार उसमें जैसे कि स्वच्छक गुण अच्छे पाए जाते हैं, जो कि उस साबुन में स्वच्छक गुण की वृद्धि कर देता है, जिसके आधार पर जो वस्त्र के ऊपर जो गंदगी रहती है सतह पर, आंतरिक सतह तक, वो सारी आसानी से निकाली जा सकती है।
उसके अलावा जैसे कि ज़्यादातर तेल है, ग्रीस है, ऑलिन है, स्टीरीन है या पाल्मिटिन है आदि जो वस्त्र पदार्थ रहते हैं उनका उपयोग भी साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अब जांतव जो वसा है उसके अंतर्गत एक टेलो नाम की जो वसा रहती है उसका अधिक उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करने का यही कारण है कि जो टेलो वसा है ये साबुन को एक रूपता प्रदान करती है, यानी कि उसको एक निश्चित आकार रूप प्रदान करती है जो कि साबुन बनाने में बहुत आवश्यक रहता है। लेकिन टेलो के उपयोग से साबुन कड़े हो जाते हैं और झाग कम उत्पन्न करते हैं। साथ ही टेलो के उपयोग के कारण साबुन में स्वच्छ गुण जो रहता है वो कम हो जाता है। दूसरी जो वसा है लाड़ वसा, इस वसा का उपयोग जिस भी साबुन में किया जाता है उसमें स्वच्छ गुण जो रहते हैं बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, आसानी से जल में घुल भी जाते हैं। साथ ही कपड़े पर से गंदगी, दाग धब्बे वगैरह आसानी से निकाल दिए जाते हैं। तीसरी जो हमारे पास में है संगठन के अंतर्गत वो है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग साबुन बनाने में सिर्फ भरावन क्षमता के लिए किया जाता है। ये तरल और ठोस पपड़ी के रूप में आसानी से बाजार में मिल जाता है। यह देखने में बिल्कुल कांच के समान दिखाई देता है, बिल्कुल पारदर्शी होता है। इसमें क्षारीय पदार्थ जो होता है ये वो होता है, इसमें अपमार्जक गुण भी विद्यमान रहते हैं। और लेकिन इसको अगर सोडियम सिलिकेट को आवश्यक मात्रा से ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये साबुन में कड़ापन ले आता और जैसे कि नरम बना देता है और साबुन जो है वो आसानी से पानी के अंदर शीघ्रता से घुल जाता है। इसलिए इसका उपयोग एक मात्रा से निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए, अधिक मात्रा इसकी हानिकारक रहती है। चौथा है सोपस्टोन। सोपस्टोन जिसको फ्रेंच चौक भी कहा जा सकता है, इसका उपयोग साबुन में भरावन क्षमता के लिए किया जाता है। इसकी सिर्फ 20 से जो 25% तक की मात्रा है, 20 से लेकर 25% मात्रा ही मिलाई जाती है और इसकी मात्रा जो रहती है उसमें स्वच्छ गुण नहीं पाया जाता है और यह सिर्फ वज़न में बढ़ोतरी करने के लिए, साबुन के आकार को बढ़ाने के लिए और साबुन के ऊपर आने वाली लागत को कम करने के लिए मिलाया जाता है। तीसरी जो पांचवी चीज़ है वो है स्टार्च। स्टार्च इसकी मात्रा केवल 2 से 4% तक ही मिलाई जाती है, क्योंकि स्टार्च एक ऐसा पदार्थ है जिसको अगर साबुन में मिलाया जाता है तो साबुन में कड़ापन आ जाता है। कड़ापन आना यानी कि साबुन कठोर हो जाता है और कठोर साबुन जो होते हैं वो जल में आसानी से ना तो घुलते हैं ना ही जाग उत्पन्न करते हैं और ऐसे साबुनों को बार बार वस्त्रों पर रगड़ा जाता है और रगड़ने से वस्त्र की सतह पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही श्रम भी अधिक लगता है और त्वचा को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इनके बार बार प्रयोग के पश्चात भी जो गंदगी है, दाग धब्बे हैं, वो वस्त्र पर से नहीं निकलते हैं। स्टार्च को मिलाने के लिए स्टार्च के अंतर्गत जैसे कि बेसन है, बेसन वगैरह है, आटा है या फिर जैसे कि ऐसी चीज़ें जो रहती है, मैदा है, बेसन, मैदा, आटा वगैरह जो है वो आसानी से मिलाकर उसमें साबुन की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। छठी चीज़ हमारे पास में आ जाती है वो है मोम। मोम वैसे सभी जानते हैं कि इसका कोई भी उपयोग वैसे साबुन के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन इसको जब मिलाया जाता है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि साबुन का आकार बढ़ाना, उसमें वज़न में वृद्धि करना, जिसके कारण साबुन पे जो लागत कम की जा सके और साबुन को पूरी तरीके से एक आकार वगैरह जो है वो प्राप्त किया जा सके। फिर लास्ट जो 7वीं चीज़ मिलाई जाती है साबुन के अंतर्गत वो है रेजिन। रेजिन साबुन को पीला एवं चमकदार बनाता है। इसके उपयोग से साबुन का आकार, भार बढ़ाने के लिए ये काम में लिया जाता है। लेकिन जिस साबुन में रेजिन मिला हुआ है उन साबुन का उपयोग सफ़ेद वस्त्रों पर अगर बार बार किया जाता है तो ऐसे वस्त्रों में पीलापन आ जाता है, इसलिए रेजिन का उपयोग ज़्यादातर नहीं किया जाना चाहिए।
साथ ही इसमें कोई भी स्वच्छक गुण नहीं पाया जाता है। स्वच्छक गुण यानी कि साफ सफाई का, गंदगी दूर करने का इसमें कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। इसलिए सिर्फ रेजिन का उपयोग भी वस्त्रों में भारीपन उसमें साबुन में भारीपन लाने और आकार वृद्धि के हिसाब से ही किया जाता है। रेजिन की जो मात्रा रहती है साबुन में, वो कम से कम 20 से 25% तक मिलाई जाती है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि साबुन के आकार और वजन में वृद्धि करना। तो आज हमने पढ़ा साबुन के संगठन के बारे में कि किस प्रकार से साबुन बना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपमार्जक और साबुन के बीच में अंतर। साथ ही हम पढ़ेंगे कि साबुन को किस प्रकार से बनाया जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं किस प्रकार से मिलाकर किस तरीके से साबुन को एक रूप प्रदान किया गया, उनके बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।